नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के जो 10वीं यूनिट है हायर एजुकेशन वाली, जिसमें हमारा सिलेबस है हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन यानी गवर्नेंस, राजनीति यानी पॉलिटी और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस यूनिट में से हमारे 5 क्वेश्चन आएंगे और पिछले 3 पेपर जो हैं उनके बारे में मैं आपके सामने बात करूंगा। उन क्वेश्चन को देखने के बाद में ये हमें अच्छे से आइडिया होगा कि हमारा पेपर किस प्रकार से आएगा, उस शिक्षा प्रणाली में से कितने क्वेश्चन आएंगे, जो राजनीति और जो प्रशासन वाला पार्ट है उसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से देखेगा इन क्वेश्चन को, क्योंकि पिछले सालों के जो पेपर हैं वो हमें सोल्व करना ज़रूरी है। जब तक उनको सोल्व नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए आगे का मार्ग नहीं निकलेगा। तो आइए बात करते हैं। ये आपके सामने जो जनवरी 2017 का नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके फर्स्ट पेपर है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है। उस शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन से अवगुण हैं। यह हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उस शिक्षा के वैश्वीकरण के यानी ग्लोबलाइजेशन के निम्नलिखित में से कौन से अवगुण हैं। विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सम्मुखीकरण, शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा, शिक्षा का वस्तुकरण और शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी। अब देखिए ये क्वेश्चन इंग्लिश में है। जिन्हें हिंदी में प्रॉब्लम होती है, बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं कि हिंदी समझ में नहीं आती, ये इंग्लिश में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। अभी आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन से अवगुण हैं। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा। तो हमें अवगुण बताने हैं। तो विश्व पाठ्यक्रमों के साथ सम्मुखीकरण यानी उनके साथ मिलना, ये कोई इसका डीमेरिट नहीं है, यह अवगुण नहीं है। उसके बाद शिक्षा में अभिजात्य को बढ़ावा, जो अभिजात वर्ग हैं, जो पैसे वाले, जो एलिट क्लास के हैं, उनको बढ़ावा मिलता है। शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी है। शिक्षा का वस्तुकरण, वस्तुकरण से मतलब है एक जैसे कोई किसी सामान के रूप में, जैसे हम कोई मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो एक वस्तु के रूप में है। तो शिक्षा को एक उत्पाद के रूप में जो सामने लाया जा रहा है, तो ये चीज़ भी एक अवगुण है इसका। तो बी सी डी ये तीनों इसमें अवगुण है, जबकि पहला नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सी डी ये वाला। तो यानी जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें हायर एजुकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है। राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या बना सकते हैं। वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपना दिशा निर्देश बना सकते हैं। वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। अब ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है ये पढ़ेंगे इसके बारे में हम, लेकिन एक क्वेश्चन इन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी का पूछा है। अब इसका आंसर क्या होगा आप सोचिए। इसमें राज्य के राज्यपाल डीम्ड यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं, ये नहीं होगा इसमें। और बाकी जो तीनों हैं ये तीनों सही हैं इसमें। वे पाठ्यक्रम और जो चर्या है वो बना सकते हैं। दाखिला और शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं और वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा सेकंड बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 51 है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से और धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से।
देखिए इस चीज़ को, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम डीपली ना समझें तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सही नहीं हो सकता। हमें इस क्वेश्चन में वैसे देखा जाए तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन हमें कोई एक ऑप्शन इनमें से भी बेहतर निकालना पड़ेगा, और वो है मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से, वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये अब जो राजनीति प्रशासन वाला टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन आ गए हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी ये राज्यसभा के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसे केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही भंग किया जा सकता है। राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। राज्यसभा के सदस्य को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है। राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा कथन सही है। पहला तो गलत है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान ही भंग किया जा सकता है। राज्यसभा भंग नहीं होती कभी, लोकसभा ही भंग होती है। पहला गलत हो गया, ये नहीं होगा। और राज्यसभा में किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं, ये भी गलत है, प्रतिनिधित्व है। बाकी जो बी और सी हैं ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें इसका हो जाएगा बी और सी। तो देखिए हमें राज्यसभा के बारे में पता होना चाहिए। 53 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणामतः निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक रूप में अनिवार्य नहीं होता। यानी इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किसी भी स्टेट में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो कौन सा उसका प्रभाव के रूप में सामने नहीं आता। तो देखिए जैसे राज्य विधानसभा को भंग किया जाना, अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि राज्य विधानसभा भंग ही हो गई वहाँ पे। हाँ, मंत्रिमंडल की जो बर्खास्तगी है ये किया जा सकता है। तो इसमें एक तो बी सही है ऑप्शन में, और राज्य प्रशासन को केंद्र सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया ना, ये भी सही है। बी और सी इसमें सही है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तात्कालिक रूप में अनिवार्य नहीं होता है, ये नहीं पूछ रहा है। यानी ये पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है। तो ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने के बजाय निम्नलिखित में से कौन सा सद आचरण पद पर्यंत पद रहता है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से मतलब होता है कि जब तक राष्ट्रपति का हाथ है वो जब चाहे हटा सकता है, जब चाहे लगा सकता है। लेकिन सद आचरण अपने खुद के वेल बिहेव के आधार पर कोई कब तक टिका रह सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो। तो इसका राइट आंसर होगा केवल सी। बाकी तीनों पूरी तरह से राष्ट्रपति पर डिपेंड होते हैं, जब राष्ट्रपति चाहे उनको हटा सकते हैं। राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी और केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासक। ये दूसरा पेपर है। उस शिक्षा की संस्थाओं में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी नेक द्वारा निम्नलिखित में से किस सहकेंद्रक मूल्य को बढ़ावा दिया गया है। राष्ट्रीय विकास में अवदान, विद्यार्थियों में वैश्विक परिमाणताओं का संपोषण, विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल्य व्यवस्था विकसित करना और आधारिक सुविधाओं के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा जो सेकंड ऑप्शन है ए बी सी। पहले तीनों सही हैं। राष्ट्रीय विकास में अवदान करना, विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवणताओं का संपोषण, विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल्य व्यवस्था विकसित करना, ये तीनों है नेक उस शिक्षा की संस्थाओं में जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा, मूल्यों पर संगोष्ठियाँ, मूल्यों पर व्याख्यान और मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति। जो वैल्यूएबल शिक्षा होती है, वैल्यूएबल एजुकेशन, उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति। फोर्थ होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्नलिखित में से किसने असंवैधानिक घोषित किया है? ये देखिए, प्रशासन के अंदर राजनीति प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव वाला जो टॉपिक है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये समसामयिक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करंट का है। जिस समय ये क्वेश्चन आया था उससे कुछ समय पहले ये चीज़ें चर्चा में रही थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों हैं। संसद सर्वोच्च है। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य हैं। ये इंग्लिश में टर्म है इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज आर करेक्ट? द प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट नहीं। ये रॉन्ग हो गया। पार्लियामेंट इज सुप्रीमो। संसद हमारे यहाँ सर्वोच्च नहीं है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ सर्वोच्च है, लेकिन भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की लगाम है संसद पर। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का गार्जियन माना गया, संरक्षक। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिफिएबल। जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो वाद योग्य है, अर्थात उन पर वाद किया जा सकता है कोर्ट में, ऐसा नहीं है। नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो सरकार के लिए एक दिशा निर्देश का काम करते हैं, एक डायरेक्शन का। इसमें ये देखेगा डायरेक्टिव, इसी के अंदर ही आप समझ जाएंगे। डायरेक्टिव का मतलब होता है निर्देश देना, और जहाँ निर्देश की बात की गई है वो बाध्यकारी नहीं है, इसलिए वाद योग्य नहीं है। तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, सी। द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th सी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य हैं? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना। देखिए, जो मूल कर्तव्य हैं हमारे, उनकी एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। जो 11 मूल कर्तव्य हैं वो जब ये चैप्टर मैं आपको कराऊंगा तब वो ट्रिक बता दूंगा। कभी भी आपका जीवन में मूल कर्तव्य से आवा या क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अभी हम इसको देखते हैं एक बार यहाँ पे कि कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ए बी सी, फर्स्ट जो ऑप्शन है इसका वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक सांविधिक निकाय है, यह न तो संवैधानिक निकाय है न ही सांविधिक निकाय है, यह एक थिंक टैंक, एक चिंतन कोश है। अब देखिए इसमें क्या राइट आंसर होगा इसका। ये संवैधानिक और संविधिक जो बहुत बेसिक से डिफरेंस होते हैं, और संवैधानिक जैसे जिसका संविधान में उल्लेख किया गया हो, और आप जानते हैं नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है और एक नया नाम दिया गया है योजना आयोग को, और यह एक संविधिक निकाय है। इसका राइट आंसर होगा 3rd सी और डी। जब ये संविधान वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा और डिटेल में इन चीज़ों को देखेंगे कि संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय, क्या डिफरेंस है इनमें, क्या मतलब है। इसका राइट आंसर होगा सी और डी। यह न तो संवैधानिक निकाय है न ही सांविधिक निकाय है, ये सही है। और यह एक चिंतन कोश, एक थिंक टैंक का काम करता है। अब ये एक दूसरा पेपर है, हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य हैं? सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, गुणवत्तापूर्ण संकायों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई संस्थाएं सृजित करना, अपर्याप्त अवसंरचना वाले विश्वविद्यालयों का स्वायत्त महाविद्यालयों में अधोस्तरण करना। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के क्या उद्देश्य हैं? तो इसमें जो पहले तीनों ऑप्शन हैं
ये इसका राइट आंसर है ए बी सी, फोर्थ इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? धर्म, लिंग, जन्म स्थान और राष्ट्रीयता। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये संविधान से रिलेटेड पूछा गया, और चूंकि ये हायर एजुकेशन का क्वेश्चन भी मान सकते हैं और संविधान का क्वेश्चन भी है, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड ए बी सी, राष्ट्रीयता इसमें नहीं है। लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ए और सी, कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम। अभी सिर्फ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेपर किस प्रकार से आता है। आप देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहा है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, संसद। संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस में आती है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट शक्ति। लोक व्यवस्था जो है वो राज्य सूची में आती है। एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, और निर्धारित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, निर्धारित नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, राजस्थान में 25 है। राइट आंसर इसका होगा ए, महाराष्ट्र। तो देखिए ये क्वेश्चन भी इसने पूछ लिया है। अब ये आपके सामने मैंने लगभग 18 क्वेश्चन रखे हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हायर एजुकेशन में से और संविधान वाले टॉपिक में से समसामयिकी से रिलेटेड भी क्वेश्चन भी इनमें पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। 2 से 3 बार अगर इस थ्योरी का रिवीजन कर लिया जाए तो इनमें से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 5 में से 4 क्वेश्चन तो कम से कम सही हो ही जाएंगे। तो जो मेन टॉपिक है इसका, उनका शॉर्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा और जो कि आपके सामने रखूंगा, तो आप उसे ध्यान से देखिएगा। और पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हमने आज देखे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके प्रैक्टिस सेट निकालिएगा, उसी से हमें सबसे ज़्यादा लाभ होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।